हाँ जी, नमस्कार सभी को। जो नए हैं और जो पुराने हैं वो चिंता मुक्त रहना कि हम नए हैं, आगे हमने क्या पढ़ा होगा क्या नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरू से, है ना। जो पुराने हैं मतलब उनका मूड दोबारा चढ़ने वाला है। हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। कौन सी विषय? टीचिंग एप्टीट्यूड। हिंदी में बताऊं, शिक्षण अभिरुचि। क्या नाम है? शिक्षण अभिरुचि। तो हमने शुरू के दिन जब इसके बारे में डिस्कशन किया था, उस समय हमने एक बात डिस्कस की थी कि दो शब्द होते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। क्या शब्द होते हैं? एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एटीट्यूड किसको कहते हैं? एटीट्यूड अभिवृत्ति। एटीट्यूड कहते हैं अभिवृत्ति को। वृत्ति मतलब किसी चीज को देखने का अपना नजरिया, है ना। हाँ चले जा। हाँ, उसके बाद दूसरा है अभिरुचि या अभिक्षमता। अब जो आपके लिए हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका अर्थ है अभिक्षमता या अभिरुचि। दो चीजें। अभिरुचि होती क्या है? किसी भी क्षेत्र में किसी भी आदमी की रुचि। किसी भी क्षेत्र में किसी भी आदमी की रुचि। अब हम बात किस क्षेत्र की कर रहे हैं? आप क्या बनोगे आगे चल के? टीचर। सभी टीचर बनोगे। तो जो टीचर बनोगे, जो टीचर बनोगे उनकी रुचि हम किस क्षेत्र की देखेंगे? टीचिंग की। ठीक है, टीचिंग क्षेत्र की रुचि देखेंगे। टीचिंग क्षेत्र की रुचि में से आपको प्रश्न कितने आएंगे? 50। कितने प्रश्न आएंगे? 50। 50 प्रश्न आपको आएंगे। ज्यादा बड़ा 50 हो गया। हाँ, 50 प्रश्न आएंगे। 50 प्रश्न कितने नंबर के हैं? 150। 150 मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का। हाँ, 2021-22 तक क्या होता था, आपके जो 150 नंबर थे ये डिवाइडेड होते थे। मतलब एक प्रश्न के 3 उत्तर होते थे। कितने उत्तर होते थे? 3 उत्तर। कैसे कैसे? एक उत्तर 3 नंबर का, एक उत्तर 2 नंबर का और एक उत्तर 1 नंबर का। ऐसे करके 3 उत्तर होते थे। अब की बार और इससे पिछली बार मतलब 2023 में बदलाव क्या किया गया? जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके जो नंबर हैं वो कर दिए 3 0। मतलब या तो 3 नंबर आएंगे या 0 आएगी। ठीक है, बीच में कुछ साधन नहीं रहा। इससे पहले जो बच्चे परीक्षा देते थे, जब हमने परीक्षा दी थी बीएसटीसी की, जब हमारा नंबर कभी आया था, उस टाइम पे क्या था, हमारा नंबर इसीलिए आ गया कि हमको अगर कोई प्रश्न सही नहीं आ रहा, हमने थोड़ा बहुत तुक्का मारा है, तो 1-2 नंबर उसके भी मिले। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में 100+ लगभग सभी बच्चों के आ जाते थे। ठीक है, 100+ या 120 भी, 130 भी। पिछली बार से क्या हुआ, इसके नंबर कैसे कर दिए? 3 0। या तो 3 आएंगे या 0 आएगी। उससे प्रभाव ये पड़ा कि जो बच्चों के नंबर थे, जो तुक्का मारते थे थोड़ा बहुत ऐसे ही आइडिया से, उसमें गिरावट आ गई और जो नंबर हैं वो 100 से कम रहने लग गए। जैसे और विषयों में आते हैं ना, रीजनिंग में, हिंदी इंग्लिश में और जीके में, उसी तरह से इसमें भी नंबर आने लग गए। सबसे पहली कठिनाई आपके लिए क्या है? ये। ठीक है, उसके बाद दूसरी कठिनाई, पहले जो प्रश्न आते थे वो प्रश्न आते थे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं? जो सभी जानते हैं, मतलब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लगभग सभी कोचिंगों में ये पढ़ाया भी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, इतने परिपक्व लगभग सभी होते हैं। तो 100+ जिसके नंबर, जिस विषय में नंबर आ रहे हैं, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं लगती थी। अब पहली कठिनाई नंबरों की 3 0। दूसरी कठिनाई, जो प्रश्न है
वो जो मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट होते हैं, साइकोलॉजी के, उन कॉन्सेप्ट से प्रश्न आते हैं। मतलब जो बच्चे रीट की और सीटेट की, मतलब टीचर की जो तैयारी करते हैं, उसमें से प्रश्न आने लग गए। लगभग 15-20 प्रश्न ऐसे आते हैं जो स्पेशल जो टीचर की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो ही कर पाएंगे, 15-20। और उसके बाद के जो प्रश्न हैं वो ऐसे हैं जो आप में से बेहतर तरीके से सोच पाएगा वो ही कर पाएगा। तो हम यहाँ ऐसे जो और सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ना है हमको। कोई भी चीज हमको रटनी नहीं है, एक भी चीज। अगर एक दो बातें रटनी हो तो रट लेना, मैं बता दूंगा जो रटनी है, नहीं तो रटनी नहीं है। क्या करना है, केवल समझना है। अगर समझ में आ गया तो पेपर में प्रश्न सही हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, केवल समझने से ही काम नहीं चलेगा, समझकर अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मतलब जैसा मैं सोचता हूं ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम डिस्कस करेंगे कोई भी विषय के बारे में, प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक के हम प्रश्न भी करेंगे, उससे आपकी सोच भी डेवलप होगी। समझ में आया क्या और कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, सीधे बैठ जाओ 2-3। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में आपके में 4 टॉपिक हैं, सॉरी 7 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं? 7 टॉपिक हैं। कौन कौन से? हाँ, सबसे पहला टॉपिक है सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता, जो हमने एक पिछली क्लास में पढ़ भी लिया था। जो पुराने हैं वो सब जानते होंगे। हाँ, उसके बाद दूसरा टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। उसके बाद तीसरा टॉपिक है टीचिंग लर्निंग। इसमें 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों को अलग अलग से पढ़ना है हमको। टीचिंग मतलब शिक्षण और लर्निंग मतलब अधिगम। दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे। जो प्रश्न, जो डीप प्रश्न बनते हैं ना, जो मैं बोल रहा था शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करते हैं, लगभग वहां से आते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी वाले बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ऐसा टॉपिक है, एक शब्द का मतलब अगर आपको अच्छे से समझ आ गए एक शब्द का, तो इससे 10 प्रश्न आएंगे, 10 भी सही कर देंगे आप। वो शब्द कौन सा है? मौलिकता। शब्द कौन सा है? मौलिकता। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझा देंगे, लेकिन अगर इस शब्द का अर्थ आप अच्छे से समझ गए तो इस टॉपिक से कितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, मौलिकता को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनलिटी। क्या बोलते हैं? ओरिजिनलिटी, मतलब जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है, जो मौलिक है, जो अब से पहले कभी घटित नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैं बताऊं, जैसे ये एसी है, ये उदाहरण दिया था उस टाइम पे हमने, है ना? जो एसी है, अब तो हम एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन कोई समय ऐसा भी होगा जब एसी नहीं बना होगा, ये लाइट भी नहीं बनी होंगी। तो जो फर्स्ट टाइम जिस आदमी के ये विचार आया, वो विचार कैसे आया वो हम टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। विचार कैसे आया होगा, है ना, उसकी भी एक कहानियां होती हैं अलग अलग। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व के गुण। अब इसमें सबसे चैलेंजिंग चीज हमारे लिए जो बन जाती है, नेतृत्वकर्ता होता कौन है। सबसे जो चैलेंजिंग चीज है वो है नेतृत्व के गुण। तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो नेतृत्वकर्ता होता है वो होता कौन है। जैसे सभी के परिवार हैं, सभी के परिवार हैं, तो सभी के परिवार में कोई भी फैसला लेना हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो एक आदमी ऐसा होता है जिससे सभी पूछते हैं या उससे डिस्कस करके फैसला लिया जाता है। अब नेतृत्वकर्ता भी कई तरीके के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि वो घर से गए, सुबह उनको मतलब सपना आया रात में और वो सुबह खड़े होके गए और किसी बच्चे की शादी फिक्स करके आ गए। एक तो ऐसे होते हैं एक्चुअल में होते हैं। एक ऐसे होते हैं वो सभी घर वालों से डिस्कस करते हैं, बच्चे से भी डिस्कस करते हैं, तब सोच समझकर कोई फैसला करते हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों प्रकार के समाज में मिलते हैं। लेकिन हम जो पढ़ेंगे, अब ये नेता हैं, कोई भी मंत्री है, विधायक है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके अब चुनाव है, इनमें से कोई भी है, ये सभी क्या हैं?
नेता है, तो नेतृत्व करता वही तो होता है जो नेता होता है, जिसके पीछे बहुत से आदमी होते हैं, है ना, उसके एक फैसले पर बहुत से आदमी टिके होते हैं। तो इसमें हम कौन से नेता की बात करेंगे? स्कूल में नेता कौन होता है? विद्यालय में नेता कौन होता है? प्रिंसिपल। तो इसका मतलब हमको पहला नेता मिल गया प्रिंसिपल। उसके बाद किसी क्लास में नेता कौन होता है? मॉनिटर। दूसरा नेता मिल गया। उसके बाद एक बीच वाला नेता और होता है, वो कौन होता है? क्लास टीचर। क्लास टीचर होता है ना, कि पर्टिकुलर किसी क्लास का नेता ये टीचर है। प्रिंसिपल किससे बात करेगा? उस क्लास टीचर से। क्लास टीचर किससे बात करेगा? मॉनिटर से, है ना। मॉनिटर किससे बात करेगा? पूरी क्लास से। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई भी बात है वो प्रिंसिपल तक एक्चुअल में कैसे पहुंचनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप। मॉनिटर, मॉनिटर के बाद क्लास टीचर, क्लास टीचर के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद डिसीजन होना चाहिए कोई, है ना। तो ये, हाँ सरपंच, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। सरपंच भी नेता होता है, जिसने भी बोला करेक्ट बोला है। हाँ, सरपंच की ऐसे हर चीज की चेन बनी होती है। सरपंच, सरपंच से नीचे कौन आता है? उप सरपंच, मेंबर। हाँ हाँ, उप सरपंच बिल्कुल करेक्ट। आप भी सही हो, आप भी सही हो, दोनों नीचे आते हैं ना। हाँ, उप सरपंच, उप सरपंच के नीचे कौन आता है? मेंबर। मेंबर के नीचे कौन आता है? आम आदमी, मैंगो मैन। पंच, हाँ पंच। पंच के बाद कौन आता है? किसी समुदाय और उस समुदाय के आदमी। ठीक है, ये समझ में आई? तो मतलब नेता हमारा सरपंच है, सरपंच के ऊपर बहुत है, उसके ऊपर भी है ना। तो ऐसे करके चेन बनी होती है हर जगह। तो जो मुख्य होता है किसी भी क्षेत्र का, उसको हम क्या बोलते हैं? नेतृत्व करता। अब हम नेता की जगह क्या शब्द यूज में लेंगे? नेतृत्व करता। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है प्रोफेशनल एटीट्यूड। अब ये एप्टीट्यूड नहीं है, अब क्या है? एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड। तो मैंने पहले ही बताया था, दो शब्द हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। पुराने वालों को तो रट गए होंगे दोनों शब्द। हाँ, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। इसमें किसकी बात करेंगे हम? एटीट्यूड की। एटीट्यूड होता कैसा है? किसी भी चीज को लेकर उसका दृष्टिकोण, अगर सीधे शब्दों में हम देखें, किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी चीज को लेकर उसका दृष्टिकोण। बच्चों के बारे में किसी टीचर का दृष्टिकोण, है ना। समाज के बारे में टीचर का दृष्टिकोण, ये सभी क्या है? एटीट्यूड है। हाँ, अब किसी पर्टिकुलर अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे, तो ये शब्द जुड़ता है इसमें अभी। वैसे एटीट्यूड का जो अर्थ है, जनरल अर्थ उसका होता है वृत्ति। क्या होता है? वृत्ति। लेकिन हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन की। शिक्षा एक व्यवसाय है, व्यवसाय है ना। आप पैसे देते हो और हम आपको शिक्षा देते हैं, तो व्यवसाय तो हो रहा है ना। ठीक है, जब भी व्यवसाय हो, जब भी व्यवसायी हो। शांति 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 शांति। हम शिक्षण पढ़ेंगे ना, सिलेबस पढ़ रहे ना, शिक्षण और अधिगम, ये है ना, है ना। इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे पहले क्या था, उसको बोलते क्या थे। अभी के लिए हम क्या समझेंगे? जो व्यावसायिक अभिवृत्ति है वो क्या होती है ना। किसी व्यवसाय के प्रति किसी व्यक्ति की जो वृत्ति है, वृत्ति सभी समझते हैं ना, ये ऐसी वृत्ति का, प्रवृत्ति जिसको बोल देते हैं हम, है ना। ऐसी मानसिकता भी बोल देते हैं, दृष्टिकोण भी बोल देते हैं, है ना, नेचर भी बोल देते हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर हम क्या समझ रहे हैं? अभिवृत्ति। अब अभी क्यों लगाए? किसी पर्टिकुलर व्यवसाय की बात हो रही है। आप क्या बनोगे आगे चलकर? टीचर। तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, मतलब शिक्षण वाले क्षेत्र में रहोगे। तो अगर एक क्षेत्र की वृत्ति आपकी जाननी है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? अभी। ठीक है, और अभिवृत्ति है, ये तीन तरीके की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और तीसरी न्यूट्रल, है ना। उसके बाद अगला है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब कंटिन्यू चलने वाला, व्यापक का मतलब ब्रॉड लेवल पर, बड़े स्तर पर। उसके बाद मूल्यांकन का मतलब मूल्य अंकित करना। ठीक है,
तीनों शब्दों के शब्दों के जो अर्थ हैं वो समझ में आए सभी को, है ना। आप 12वीं की परीक्षा दे के आए हो, जो दे के आए हैं, जो दे के आए हैं वो दे के आए हैं ना। आपने देखा है, कोई बात नहीं, कभी नहीं दी ना आपने, अच्छी बात है। तो वार्षिक परीक्षा दी सभी ने, उससे पहले थर्ड टेस्ट दिए सभी ने, उससे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा दी सभी ने, उससे पहले सेकंड टेस्ट, उससे पहले फर्स्ट टेस्ट, सभी ने सभी दिए हैं। ये किसके अंदर आते हैं? मूल्यांकन के अंदर। और एक चीज और आती है मूल्यांकन के अंदर, वो क्या है? आपका रवैया, आपका एटीट्यूड। विद्यालय में जैसा आपका एटीट्यूड था, स्टूडेंट का भी होता है ना एटीट्यूड, तो सभी का होता है। तो स्टूडेंट का जो एटीट्यूड था, 20 नंबर मिलते हैं सभी को, 20 में से 20 मिले हैं ना, वो भलवानसी के वजह से मिल गए, है ना। नहीं, हाँ, वो क्यों दिए जाए वो 20 नंबर? क्या आप पहन रहे हो, कैसे आ रहे हो, कैसे बातचीत कर रहे हो, क्या आपका वो रह रहा है, मतलब जो बेसिक चीजें होती है, उसमें पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। जो आपका सामान्य व्यवहार है विद्यालय में, उसके आधार पर वो 20 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सभी चीजें सिलेबस में। अब सिलेबस सभी को समझ में आ गया? किसी का सिलेबस से कोई क्वेश्चन हो कि इसमें क्या पढ़ेंगे? नहीं है, आगे चले? ठीक है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है अपना? सामाजिक संवेदनशीलता। सामाजिक संवेदनशीलता, सोशल सेंसिटिविटी। ठीक है, ये दो चीजों का मिश्रण होता है। कहीं कहीं किताबों में मैंने आपको पहले दिन बताया था, जो आए हैं पुराने उनको याद होगा क्या, कि जो सामाजिक संवेदनशीलता है उसके ही जगह पर दूसरा शब्द लिखा होगा सामाजिक परिपक्वता। कई किताबों में लिखता है। परिपक्वता क्या होता है और सेंसिटिविटी क्या होती है? किसी को देखकर दीनहीनता की या दया की भावना अगर आपके अंदर जागृत होती है तो आप सेंसिटिविटी रखते हो, और नहीं होती है तो नहीं रखते हो। मतलब अगर किसी के प्रति आपको दया भाव आता है तो आप कैसे हो? संवेदनशील हो। अगर नहीं आता है तो संवेदनहीन हो। ठीक है, ये दो बात है। उसके साथ साथ हमने जो दूसरा शब्द है परिपक्वता, वो क्या होता है? एक तरह से देखे तो विकास होना, विकसित हो जाना। मतलब जैसे किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, होते होते वो विकसित हो गया, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझदार होना। तो परिपक्व होना और समझदार होना एक ही बात है। ठीक है, जो आदमी समझदार या परिपक्व हो जाता है उसके अंदर 90% संभावनाएं हैं वो अपने आप सेंसिटिव भी हो जाता है, मतलब संवेदनशील भी हो जाता है। ठीक है, तो परिपक्वता और संवेदनशीलता दोनों शब्दों का संबंध वो समझ आया आपके? जो परिपक्व आदमी हो जाता है तो संवेदनशील स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद संवेदनशीलता जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दो नाम है, सीबर और स्टेनली। क्या नाम है? सीबर और स्टेनली। सीबर और स्टेनली कब किया? 1928। दिख रहा है ना सभी को साफ? सीबर और स्टेनली नहीं दिख रहा? सीबर और स्टेनली, ठीक है, इन दोनों ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1988 में। कब किया? 1988 में। अब तो देख रहा होगा? ठीक है, 1988 में सर्वप्रथम प्रयोग किया। किस चीज में प्रयोग किया, मतलब कैसे प्रयोग किया? ये दोनों व्यक्ति मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक समझते हो? साइकोलॉजिस्ट, है ना, जो मनोविज्ञान पर अध्ययन करते रहते हैं उनको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये दोनों सामाजिक विकास का अध्ययन कर रहे थे। किस चीज का अध्ययन कर रहे थे? सामाजिक विकास का। अब सामाजिक विकास क्या होता है
उससे पहले ये भी प्रश्न बनेगा ना, सामाजिक विकास होता क्या है। मैंने उस दिन चर्चा की थी, उस दिन मैंने बताया था जो विकास है बच्चे का, किसी भी आदमी का, किसी भी बच्चे का जो विकास है वो मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में चलता है। कितने क्षेत्रों में चलता है? 4 क्षेत्रों में, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। उसकी एक ट्रिक है, ट्रिक तो क्या है, सीधे नाम ही है, PCSE। क्या है? PCSE। पी का मतलब फिजिकल, हिंदी में शारीरिक, तो इसको शारीरिक लिख दूं। पहला है शारीरिक, शारीरिक विकास। उसके बाद दूसरा सी, सी का मतलब है कॉग्निटिव। क्या है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक। क्या है? संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक का अर्थ है मानसिक, मतलब दिमाग का, है ना, जिससे वो कोई सेंस किसी बात में खोज पाए, मतलब दिमागी हालत उसकी तंदुरुस्त हो। ठीक है, तो संज्ञानात्मक को मैं मानसिक लिख दूं, मानसिक। उसके बाद मानसिक विकास, उसके बाद है अगला एस। एस, एस का मतलब सोशियल। सोशियल, सोशियल किसको बोलते हैं? सामाजिक को, तो सामाजिक लिख दूं, सामाजिक। उसके बाद चौथा है ई। ई का मतलब इमोशनल। इमोशनल का मतलब संवेगात्मक या सामवेगिक, इमोशंस का विकास होना, संवेगों का विकास होना, है ना, सामवेगिक। इनके पीछे विकास विकास लग रहा है। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से। अब आप किसी भी मैं बात किसकी कर रहा हूं? बच्चे के विकास की बात कर रहा हूं ना। किसी भी बच्चे का या आदमी का विकास है इन मुख्य 4 क्षेत्रों में होता है। बोल किस चीज को रहा हूं मैं? मतलब जो बड़ा होता है कोई भी बच्चा, सबसे पहली बात इसमें आती है बच्चे का विकास स्टार्ट कब से होता है? ये स्टार्ट होता गर्भ धारण से। कब से? गर्भ धारण से। तो गर्भ धारण से मतलब गर्भ में जो विकास होता है किसी भी बच्चे का, जो गर्भ में विकास होता है वो कौन से वाला विकास होता है? वो होता है शारीरिक विकास। कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास। क्योंकि 0 से 9 महीने में एक मानवीय रूप बच्चा ले लेता है, पूरे मानव का आकार ले लेता है 9 महीने में। इसका मतलब वो विकास उसमें हुआ है वो सबसे ज्यादा किसका हुआ है? शारीरिक। क्योंकि समाज में इंटरेक्शन वो कर नहीं रहा, इमोशंस को वो देख नहीं रहा, तो ये दोनों नहीं हुए। उसके बाद मानसिक भी होता है साथ में, शारीरिक के साथ साथ कौन सा होता है? मानसिक। लेकिन सबसे ज्यादा या सर्वप्रथम, अब आपके लिए जो सबसे पहला प्रश्न है वो यही बनेगा इससे, किसी भी बच्चे का विकास कब से प्रारंभ होता है? कब से होता है? जन्म पूर्व से। इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर जन्म पूर्व से, दूसरा उत्तर गर्भावस्था से, तीसरा उत्तर गर्भ धारण से, है ना। तो किसी भी बच्चे का विकास कब से स्टार्ट होता है, ये समझ में आ गया? ये सबसे पहला प्रश्न बन गया। इसको लिख लो, हां इसको लिख लो। किसी भी बच्चे का विकास गर्भ धारण से या गर्भावस्था से या जन्म पूर्व से प्रारंभ होता है। किसी भी बच्चे का विकास गर्भ धारण से या स्लैश लगा देना, गर्भावस्था से या जन्म पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद आप बताओ और कौन से क्षेत्र में विकास हो सकता है? इससे अलावा आपने कोई और क्षेत्र देखा हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे, और भी क्षेत्र हो तो पक्की बात है।
हाँ, मानसिक विकास तो मैंने लिख दिया। और कोई विकास का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं अगर ये बोलूं भाषा विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, क्या ये पार्ट है विकास का? नहीं है? है। क्योंकि जन्म के समय क्या बच्चा बोलता है? नहीं, धीरे 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 बोलना सीखता है। इसका मतलब भाषा का विकास बच्चे में होता है। तो ये किस क्षेत्र में आएगा? मैंने बोला ये ब्रॉड क्षेत्र हैं। ये ऐसे हैं जैसे हमारे देश में, जैसे हमारे देश में राज्य हैं, ऐसे हैं ये। उसके बाद जो भी विकास का आप नाम लोगे वो ऐसे आएगा जैसे किसी राज्य में जिलों की संख्या है ना, उन राज्यों में अलग अलग जैसे जिले हैं। तो सबसे पहला मैंने नाम लिया भाषा का विकास। तो भाषा का विकास किस चीज पे डिपेंड करता है ज्यादा? दिमाग पे। अगर कोई दिमाग से पैदल हो, क्या वो भाषा सीख सकता है? नहीं सीख सकता। इसका मतलब भाषा का विकास किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मानसिक पर। एक दूसरी चीज पर और डिपेंड करता है, वो है सोशल, सामाजिक पर। वो कैसे करता है? सामाजिक पर कैसे करता है? जैसे कोई बच्चा डीग में पैदा हो रहा है तो वो कैसी भाषा बोल रहा है? ब्रज भाषा। डीग की ना, ब्रज भाषा। अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है तो वो कौन सी भाषा बोल रहा है? अमेरिकन इंग्लिश, है क्या नहीं? और कोई बच्चा अगर केरल में पैदा हो रहा है तो वो कैसी भाषा बोल रहा है? कन्नड़। केरल में कन्नड़ होगी। हाँ, तो मतलब अपने क्षेत्र की भाषा बोलता है ना। इसका मतलब जो भाषा का विकास है वो क्या क्षेत्र पर डिपेंड करता है? यस और नो करता है। क्षेत्र में क्या रहते हैं? लोग रहते हैं, और लोगों से मिलकर क्या बनता है? समाज। तो समाज उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है या नहीं देता है? तो जो भाषा का विकास है वो दो चीजों पर डिपेंड हो गया। अगर हमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भाषा का विकास किस प्रकार का विकास है या किस क्षेत्र का विकास है, और उसमें ऑप्शन में ये चार हों, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? मानसिक विकास। क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? मानसिक विकास। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो सामाजिक विकास। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मानसिक करना है। अगर एक इनमें से कोई सा भी हो तो वो कर ही दोगे आप। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब एक नाम आता है अगला विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक भी होता है ना। बच्चा कहते हैं ना मुट्ठी बंद करके आता है खुली जाता है, कुछ ऐसा होता है। मतलब बच्चा को साथ लेके आता है क्या? पैसे वैसे, कोई धन संपदा नहीं लेके आता, यही कमाता है। मतलब धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है आर्थिक रूप से, है ना। तो जो आर्थिक विकास है वो किस क्षेत्र में आएगा? ऐसे ही हम सोचे तो किस में आएगा? आर्थिक विकास आता है सामाजिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है? सामाजिक क्षेत्र। क्योंकि धन उसने कमाया कहां से? समाज से। क्यों कमाया? समाज को दिखाने के लिए, है कि नहीं। जो महात्मा हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं मेरी तरह, वो पैसे नहीं कमाते। वो क्यों नहीं कमाते? क्योंकि उनको समाज से लेना देना नहीं है। जिनको समाज से लेना देना नहीं है वो पैसे नहीं कमाते। इसका मतलब जो धन है वो मुख्य रूप से किस चीज से प्रभावित है? समाज से। समझ में आया? ऐसे ही आप किसी, जैसे कोई क्रिकेट खेलना सीख रहा है, ये किस विकास के क्षेत्र में आएगा? सबसे पहला शारीरिक। क्रिकेट खेलने में शारीरिक जरूरतें हैं ना। या बैठा बैठा क्रिकेट खेल सकता है? नहीं। तो इसका मतलब शारीरिक। अगर चारों ऑप्शन में हो तो उत्तर क्या करना है आपको? शारीरिक। अगर शारीरिक ऑप्शन में ना हो तो उत्तर मानसिक। मानसिक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज्यादा कौन सा क्षेत्र आता है? शारीरिक। समझ में आई? अपने आप कर लोगे, कोई सा क्षेत्र का नाम आएगा तो दिमाग लगा के नहीं कर सकते। जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सोचना है। कोई भी क्षेत्र का नाम लो, उस नाम को पकड़ो और देखो किस क्षेत्र की बात कर रहा है, क्या जरूरत है इस क्षेत्र में विकास की। जैसे आर्थिक मैंने नाम लिया तो आर्थिक में क्या जरूरत थी? क्या थी? पैसा। पैसा कहां से कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? दोनों बातों के प्रश्न, दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे? समाज। तो सामाजिक। ठीक है। क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए शारीरिक रूप से तंदुरुस्त चाहिए ना, तो शारीरिक। ऐसे करके अपने आप कर लोगे, दिमाग लगा सकते हो। वैसे ज्यादा टेंशन में डूबना भी नहीं है, इससे आगे आएगा भी नहीं। ठीक है।
अगर आए तो अपने आप दिमाग लगा ही लोगे। ये लिख लिए चारों क्षेत्र, बहुत होशियार है। हाँ बिल्कुल, उर्दू में लिखो। यूं पूछो ना कोई ने कैसे लिखे, उर्दू में लिख लो। हाँ लिख ले ना, याद रह जा तो मत लिखो, बहुत से इनका दिमाग तेज रहे, मत लिखो कतई भी। क्वेश्चन का लिखा दियो मैंने? मैंने तो जो लिखा है का लिखा हो बताइयो। क्वेश्चन ना लिखा हो मैंने, उत्तर लिखा हो डायरेक्ट। समय बहुत तेज चल रहा है। हाँ अब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लिख, बहुत देर लगा हमें लिखवे में, बहुत देर लगा हमें लिखवे में। हाँ अब इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? सामाजिक संवेदनशीलता वह दक्षता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति सामाजिक रूप से सम्मानजनक होने के साथ साथ सामाजिक बातचीत में संकेतों और संदर्भों में पहचान कर सके और अनुभव कर सके। परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा ये कह रही है सामाजिक संवेदनशील हम उसको कहेंगे जो समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान दे, सम्मान ले और सम्मान दे। उसके बाद सामाजिक संकेतों को समझे, जैसे दो बड़े अगर बीच में बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोले, अगर बोले और बड़े इशारा करे चुप रहने का तो शांत हो जाए। वो व्यक्ति क्या है? सामाजिक रूप से संवेदनशील है। अगर वो संवेदनशील है तो क्या आपको यह दिखाई दे रहा है वो मैच्योर है? दिखाई दे रहा है या नहीं? यस और नो? संवेदनशील है तो मतलब मैच्योर भी है ना? वो समझ रहा है चीजों को। और दूसरी बात, अगर कोई इशारा कर रहा है रुकने का तो वो रुक भी रहा है। इसका मतलब मैच्योर भी है और सामाजिक संवेदनशील भी है। इसका जो एग्जाम्पल है अब तक पेपर में यही आया है और यही आएगा, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, ऐसा ही। ऐसा ही का मतलब बड़े जब बोल रहे हो या बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर बड़े शांत रहने का इशारा करें तो शांत हो जाना चाहिए। जो इस काम को फॉलो कर रहा है वो क्या है? सामाजिक संवेदनशील है, सामाजिक परिपक्व है। उसके बाद दूसरा है सामाजिक मेलजोल में मेलजोल की कमी से बच्चे में कम ज्ञान हो सकता है तथा वह हीन भावना का शिकार हो सकता है। अब जो सामाजिकता है ये भी तीन तरीके की है। कितने तरीके की है? तीन तरीके की। एक होता है सामाजिक, गुड बॉय नाइस गर्ल, है ना, वो होते हैं सामाजिक। दूसरा है असामाजिक। अखबार में पढ़ते हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर एक टीचर को बुरी तरह से मारा। पढ़ते हैं ना अखबार में? हाँ, तो जो टीचर को मार रहे हैं वो कैसे तत्व हैं? असामाजिक। मतलब समाज विरोधी जो काम कर रहे हैं वो कैसे हैं? असामाजिक। अब एक और शब्द है, दो तो ये समझ में आए, सामाजिक और ऐसा। सामाजिक कौन से हैं? जो टीचर को देख के चरणों में लौट गए, दंडवत प्रणाम, वो कैसे? सामाजिक। और एक कैसे जो जूत लगा रहे हैं वो कैसे? असामाजिक। अब एक तीसरा प्रकार और है, उनको बोलते हैं गैर सामाजिक। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझ लेना, एक जगह और काम आएंगे ये तीनों शब्द, पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। गैर सामाजिक। गैर सामाजिक उनको कहते हैं ना तो वे सामाजिक हैं ना ही वे असामाजिक हैं। मतलब ना तो टीचर के चरणों में लेट रहे और ना ही वे टीचर को जूत लगा रहे। वो कैसे हो गए? गैर सामाजिक। वो कौन से प्रकार के होते? गैर सामाजिक उदाहरण आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। जो अपने में लीन रहते हैं, स्वलीन प्रकृति के जो बच्चे, आदमी, बालक जो होते हैं, जो मतलब ज्यादा किसी से इंटरेक्शन करते नहीं है, अपने में लीन रहते हैं। पबजी खेला, बंद किया, सो गए, है ना। इंस्टाग्राम पे रील देखी, किसी को एक भी कमेंट नहीं किया और सो गए। वो कैसे होते हैं? गैर सामाजिक। मतलब उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो न्यूट्रल हैं। अभी हमने जो अभिवृत्ति की बात की थी ना,
उस टाइम पे 3 प्रकार की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जो गैर सामाजिक है वो क्या है? न्यूट्रल। मतलब उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्या चाहे कोई कुछ भी करे। ठीक है, समझ में आए तीनों प्रकार? समझ में आए? तू हमें मत भर, मैं तो उतना पूछ रहा हूं। उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पिछली बार 4 प्रश्न, बीएसटीसी वाले कृपया ध्यान दें, बाकी कुछ भी करें। हाँ, पिछली बार 4 प्रश्न इस ही पेज से आए थे। हाँ, उतारना तो पड़ेगा ही है। इसी पेज से 4 प्रश्न आए थे, ना मानो तो देख लीजिए, है ना। हाँ, कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो हम देखेंगे, प्रश्न करेंगे जब। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो इसकी वो क्या है, सामाजिक संवेदनशीलता की विशेषताएं क्या क्या हैं। जब आप ये समझ जाओगे अच्छे से कि सामाजिक संवेदनशीलता होती क्या है, तो प्रश्न अपने आप कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला है संवेगात्मक स्थिरता। मतलब संवेगात्मक स्थिरता का मतलब क्या है? अपने इमोशंस पर कंट्रोल स्थापित हो जाना। छोटे जो बच्चे होते हैं वो संवेगिक रूप से स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होते जाते हैं तो सांवेगिक रूप से स्टेबल हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण है, मैंने उस दिन भी दिया था, है ना, एक दिन पढ़ लिया है हमने। उस दिन क्या दिया था मैंने? अगर कोई बच्चे को कोई चोट लग जाती है छोटी सी भी, है ना, क्या वो रोने लग जाता है? यस, जोर जोर से रोता है ना, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता है, इतना तेज रोता है। अगर किसी परिपक्व को, मतलब आप और हम में से किसी को अगर कोई चोट लग जाती, क्या हम रोते हैं? नहीं, नहीं रोते। हम कहां रोते हैं? अकेले में, है ना। इमोशनल रूप से जो इमोशनली रूप से जो डैमेज्ड हैं, जो डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में बहुत सारे होंगे, तुम में से बहुत रहते हैं। नो ग्रुपिंग, सीधी बैठ जाओ दोनों। आपसे बोल रहा हूं नीरज, सीधी। हाँ, नो ग्रुपिंग, ग्रुप मत बनाओ। हाँ, तो जो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया, इसलिए तो मैं कहता हूं। हाँ, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग तो इनसे कह रहा था मैं क्या कह रहा था? जो इमोशनली रूप से वो स्टेबल हो जाते हैं। मतलब छोटा बच्चा कहीं भी रो देगा, लेकिन जो समझदार है वो क्या कहीं भी रो देगा? नहीं। वो अगर उसको ज्यादा ही कष्ट है, और कौन सा कष्ट? मनोवैज्ञानिक कष्ट, साइकोलॉजिकल जो कष्ट है, उस कष्ट में वो रोता है और रोकर हल्का महसूस भी करता होगा, है ना। वो जो रोता है वो कहां रोता है? अकेले में। ठीक है, उसके बाद इसमें यह बात भी आ जाएगी संवेगात्मक स्थिरता में, अगर किसी के घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, मतलब कोई माता पिता भाई बहन कोई और की मृत्यु गलती से अगर हो गई, तो वहां वो रोने लग जाता है, रोता है ना। वहां जो नहीं रोता है वो गलत है, मानते हैं ना। समाज के लोग क्या कहते हैं कि उसका भाई मर गया लेकिन वो रोया भी नहीं, होता है, तो वहां वो संवेगिक रूप से स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लोगे ना कहां जरूरत है रोने की, कहां नहीं है। हंसने की भी होती है। अब मैं बात कर रहा हूं रोना, मैंने एक नाम शब्द लिया है, मैं बात किसकी कर रहा हूं? सभी इमोशंस की, सभी इमोशंस की। मतलब हर प्रकार के इमोशन जो होते हैं, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी आपने नाम सुने, ये सभी आप कहां उनको दिखाना उचित है, कहां उचित नहीं है। इन चीजों को जो समझने लग जाता है वो क्या हो जाता है? संवेगिक रूप से स्थिर। ठीक है, उसके बाद सृजनात्मक प्रक्रिया, क्रिएटिविटी की भी प्रक्रिया है। इमोशनल जो डेवलपमेंट है, ये सामाजिक जो संवेदनशीलता है, ये संरचनात्मक प्रक्रिया भी है। कैसे? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं जान रहे और आप उनको फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन एक टाइम पे आप स्टेबल इतने हो जाते हो, उनको समझकर सही या गलत के हिसाब से जज कर अपने हिसाब से उनको कर सकते हो। कभी कभी गलत काम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से देखकर, अब ये सही है। तो मैंने बताया था उस दिन उदाहरण चोरी करने का,
है ना? आप चोरी नहीं करते, नहीं करते ना? कि कोई भी नहीं करता? कोई ऐसा है जो चोरी करता हो, कभी की हो किसी ने? वाह, हरीशचंद्र झूठ भी नहीं बोलते होगे? वाह, आप बाद में कुछ गुरु ज्ञान मुझे भी देना, है ना? जो भी अनैतिक चीजें हैं, मतलब जो अभद्र या अनैतिक चीजें हैं, वो कभी कभी भद्रता भी दिखा जाती हैं। मतलब कभी कभी जो बुरी चीजें वो अच्छी भी हो जाती है ना। जैसे चोरी करना गलत बात है, लेकिन अगर आपने चोरी किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए की है तो वो इतनी गलत नहीं है ना? आप झूठ बोलना गलत बात है। अगर बोलते हैं ना झूठ, अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोल देनी चाहिए, है कि नहीं? तो उस टाइम पे झूठ अच्छा हो जाता है ना। हाँ, तो ये सभी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद मानवीय प्रक्रिया है। समाज में रह रहा है आदमी, समाज में मानव ही रह रहे हैं, है ना? ऐसे तो है नहीं यहाँ दानव और दैत्य रह रहे हो, मानव ही रह रहे हैं। तो मानवों के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रही है, वो बड़ों की बातें मान रहा था या बीच में नहीं बोल रहा था, तो वो बड़े कौन थे? मानव थे ना। तो एक ऐसी प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है। उसके बाद व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर इमोशनली सामाजिक रूप से कोई परिपक्व नहीं है, अगर सामाजिक रूप से कोई परिपक्व नहीं है, उसका व्यवहार अलग रहता है। बच्चे का उदाहरण देके बताया था, वो कहीं भी रो देता है, बाद में वो कहीं भी नहीं रोता है। मतलब व्यवहार बदला या नहीं बदला? बदला। तो व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है या नहीं है? है। उसके बाद सामाजिक न्याय की प्रक्रिया है। इसमें दो तीन बातें आती हैं सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में। इसमें सबसे पहली सामाजिक न्याय की प्रक्रिया यह आती है कि जो आदमी है, जो सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है, वो खुद न्याय करने लगता है। पहली बात तो उसकी सोच से यह दिखाई देता है। दूसरी बात, समाज में पंचायतें होती हैं या नहीं? होती हैं, जो न्यायालय से अलग हैं। अपने किसी गांव में, किसी मोहल्ले में पंचायतें बैठाई जाती है ना किसी भी इश्यू को लेकर, वहीं सॉर्ट आउट कर लेते हैं या नहीं करते हैं? लगभग कर लेते हैं। तो जो वहीं जो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, न्याय मिल जाता है, उस न्याय प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय की प्रक्रिया। उस सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में आप देखोगे जो सामाजिक संवेदनशीलता है वो दिखाई देती है। मतलब अगर कोई गरीब है तो उस पर सभी समाज के जो पंच फैसला लेते हैं वो ऐसा लेते हैं जो गरीब बेचारा दबाव में ना आए। ऐसा होता है ना? हाँ, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सामाजिक न्याय की प्रक्रिया। उसके बाद अगला है आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया। समाज में आपको कोई भी गलत काम करने की नहीं बोलता है, सभी क्या बोलते हैं? अच्छे अच्छे काम करने की, चाहे उन्होंने गलत किए हो, है ना? मैंने उस दिन बताए थे दो वाद होते हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद। आदर्शवाद क्या होता है? जो बिल्कुल हर चीज में परफेक्ट है, वो क्या है? आदर्शवाद। और यथार्थवाद क्या है? जो एक्चुअल में हो रहा है, वो है यथार्थवाद। जैसे आपके ऊपर अगर हम इसके बारे में उदाहरण बनाना चाहें, तो आप घर से आए और घर जाओगे, आपने चाहे कितना भी पढ़ा या ना पढ़ा, कुछ भी किया, घर जाके आप क्या बोलोगे? कि हम बहुत पढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ, आदर्श बातें करोगे। लेकिन यहां आप क्या कर रहे हो आपको ही पता है कि नहीं? पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आदर्शवाद का, यथार्थवाद का क्या बनता है? कि किसी के भी पिताजी या बड़े कोई भी गलत बात करने की नहीं बोलते ना, सब अच्छी अच्छी बातें बोल के भेजते हैं। लेकिन यथार्थ में क्या ऐसा होता है? नहीं, कुछ ना कुछ गलत तो करते ही रहते हैं ना। तो ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। तो जो सामाजिक संवेदनशीलता है वो कैसी प्रक्रिया है? आदर्श व्यवहार की। उसमें क्या? आदर्शवादी व्यवहार होंगे। ठीक है। उसके बाद सम्मानजनक व्यवहार की, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, ये बात मैंने पहले बता दी। तो कैसे व्यवहार की प्रक्रिया है? सम्मानजनक व्यवहार की। पिछली बार जो पेपर में आया था, एक तो ये आया था और एक ये आया था और एक दो और आए थे इनमें से। ऐसे एग्जैक्ट नहीं आए थे, इनसे एक अप्लाइड प्रश्न बन के आए थे, है ना। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया, ये मैंने उस दिन आपको विस्तार से बताई थी। सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया हम किसको कह रहे हैं? मतलब समाज में एक दूसरे से सभी सुरक्षित हैं या नहीं है? हैं। जैसे किसी गांव में
चोरों का गांव है कोई, है ना, उसमें सभी चोर हैं और वो किसी की भी चोरी कर सकते हैं। एक जाके दूसरे की भैंस खोल के ले आया, दूसरा जाके तीसरे के बच्चे चोर के ले गया, है ना, ऐसे कुछ भी मतलब उठा रहे हैं, कुछ भी चोर रहे हैं। क्या वहां वो गांव, वो समाज तसल्ली से, आराम से, प्रेम से रह सकता है? यस और नो? नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वहां सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं है ना वो समाज। मानते हो? अगर आपका गांव ऐसा हो तो क्या आप गांव में रह पाओगे? नहीं। लेकिन आपका गांव कैसा है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपका गांव सामाजिक रूप से सुरक्षित है। अगर कोई दूसरे के घर में चोरी करने आया है तो तीसरा उसमें जूते मारेगा, है कि नहीं? इसका मतलब सामाजिक रूप से सुरक्षित है, दूसरे लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर मैंने कल परसों जो उदाहरण दिया था, वो उदाहरण क्या दिया था? अगर 10 बजे कोई अबला नारी जा रही है ना, अगर उसको कोई असामाजिक तत्व, बदतमीज तत्व छेड़ता है तो समाज क्या करता है? उसका कुटाई, विरोध नहीं, कुटाई, जूते पड़ते हैं उसमें। तो समाज जो जूते दे रहा है वो क्या काम कर रहा है? सामाजिक सुरक्षा का काम कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ। उसके बाद सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया, मतलब किसी भी बच्चे का जो व्यक्तित्व है, किसी भी बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो कैसा बनता जाता है? जो समाज में रहने योग्य हो, है ना। धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो समाज में कैसे उद्यम करते डोलते हैं, बाद में वो थोड़े बड़े और हो जाते हैं तो थोड़ा और ज्यादा उद्यम करते हैं, समझदार नहीं होते। उसके बाद जब वो और बड़े और बड़े और बड़े, उनकी शादी, उनके बच्चे, फिर वो क्या हो जाते हैं? मोहल्ले के अंकल। वो क्या करते हैं? फिर सभी को ज्ञान देते हैं। देते हैं ना? देते हैं नहीं? यस और नो? हाँ। जो ज्ञान देते हैं वो क्या है? उनका सामाजिक व्यक्तित्व है। पीएचटीसी कर रहे हो? चुप रहता, ठीक। हाँ, ये हो गया आपका टॉपिक, मतलब पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला टॉपिक। हाँ, सामाजिक संवेदनशीलता इतना ही है। लेकिन हम अभी इसको अगर हम डायरेक्ट पेपर में चले जाए तो नहीं कर सकते, अभी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? वो कमियां हम प्रश्न करेंगे, उस टाइम इनको हल करेंगे। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम इसी टॉपिक के प्रश्न करेंगे, ठीक है? उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें से जो 5 प्रश्न आएंगे, 5 तिया 18, 15, 5 तिया 15, मतलब 15 नंबर पक्के, ठीक है? थैंक यू।